हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 7 फॉर सीएफए लेवल 1 क्वांट्स। आज के क्लास में हम हमारा स्टैटिस्टिकल मेजर्स वाला पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। ठीक है। और जितना भी सारा बैक क्वेश्चंस है, हमारा कुछ 9-10 बैक क्वेश्चंस है, वो भी हम पूरा करेंगे। तो आज के क्लास में पूरा कंक्लूजन हो जाएगा। प्लस याद है लास्ट क्लास में हमने स्क्यूनेस कर्टोसिस का एकदम थॉट प्रोवोकिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, और मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि भाई मैं इसका नंबर चलाने वाला कैलकुलेशंस भी आपको करा दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट शांति रहे कि हाँ सर, हमने एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी किया है। तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन से। कोरिलेशन को पहले समझते हैं भैया बोलने क्या मांग रहा है। ठीक है। देखो, कोरिलेशन क्या बोलना चाह रहा है। अभी तक हमने जो भी टॉपिक किया, अभी तक हमने क्या टॉपिक किया है? सेंट्रल टेंडेंसी, पहला टॉपिक हमने सेंट्रल टेंडेंसी किया। फिर लोकेशन मेजर्स बोल सकते हो, लोकेशन मेजर्स बोल सकते हो। तीसरा डिस्पर्शन किया हमने, एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों। चौथा हमने स्क्यूनेस किया, और पांचवा हमने कर्टोसिस किया। करेक्ट। पांचवा हमने कर्टोसिस किया। इसमें सारे कंसेप्ट में हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन खाली एक था। हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक था, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स। ठीक है। सारे में हमारे पास, ये पूरे डिस्कशन में हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन खाली एक थीम का डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन था। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स। करेक्ट। इसका मतलब रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? यही 10 साल का रिटर्न में मैं अपना सेंट्रल टेंडेंसी का भी मेजर्स निकाल रहा था, जैसे मीन, जीएम, एचएम, एएम, मीडियन, मोड। इसी के ऊपर मैंने अपना जो भी क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल जो खेलना था मैंने खेला। इसी का मैंने डिस्पर्शन निकाला, रेंज निकाला, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, डाउनसाइड डेविएशन, जो खेलना था इसी में खेला। स्क्यूनेस भी यही डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने बना लिया कि भाई ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है कि राइट की तरफ, मतलब नेगेटिव इवेंट्स होने का कहां ज्यादा ये है आपका पुश, कहां ज्यादा है पॉजिटिव होने का पुश ज्यादा कहां है। और कर्टोसिस भी हमने यही डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लिया कि भैया एक्सट्रीम इवेंट्स, टेल इवेंट्स होने का चांसेस कहां ज्यादा है, कहां कम है, कहां डेटा इवेंटली स्प्रेड आउट है, और कहां डेटा अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने एक के ऊपर किया। करेक्ट। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग दो डेटा के बीच में रिलेशन समझने का कोशिश कर रहे हैं, दो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में रिलेशन समझने का कोशिश कर रहे हैं। डेटा डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को तो क्लियर है, ये तो मैं आपको अब समझाऊंगा नहीं, हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में सब देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो डेटा सेट होगा। पहला डेटा सेट होगा फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ कंपनी एक्स फॉर 10 ईयर्स। ये क्या होगा, ये पहला डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और दूसरा होगा रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स 10 ईयर्स। तो बेसिकली अक्रॉस 10 ईयर्स मेरे पास सेल्स भी रहेगा, अक्रॉस 10 ईयर्स मेरे पास रिटर्न्स भी रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को इनके बीच का रिश्ता समझना है, क्या इनके बीच कुछ रिलेशन है, क्या इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन है तो उसका रिलेशन का स्ट्रेंथ क्या, कितना मजबूत है, क्या खाली हाई हेलो वाला रिलेशनशिप है, कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, कि दे आर लवर्स, क्या टाइप का रिलेशनशिप है, किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप वर्क करता है, कि मतलब अगर एक जन ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, अगर दूसरा नीचे जा रहा है पहला ऊपर जा रहा है, कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे अपना को रिलेशन वाले डिस्कशन में। समझ में आ रहा है? लेकिन यार आप बोलोगे कि सर इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, मतलब पढ़ाना है ठीक है,
लेकिन इतना टाइम पास करके मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, करेक्ट? सर ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बताता हूँ। याद है हमने स्टैटिस्टिकल मेजर्स में पहला लाइन पढ़ा था आपका सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, क्या चीज में सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू का निकालने के लिए। फिर हमने क्या बोला था, हमने पूरा चीज डिस्कस करके क्या बोला था कि भाई प्रेडिक्शन करना है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या? अपना ऑब्जेक्टिव पास डेटा का पैटर्न समझ के, उसका नेचर समझ के, उसका डायरेक्शन समझ के मेरे को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। मतलब 10 साल का डेटा देख के मेरे को 11th ईयर प्रेडिक्ट करना है, कुछ अनुमान लगाना है कि क्या होगा। ये कोरिलेशन भी वो अनुमान लगाने में हेल्प करता है। क्यों? देखो बात समझो। 10 साल का सपोज आपको रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है? 10 इयर्स का रिटर्न दिया हुआ है, आपको प्रेडिक्ट करना है 11th ईयर रिटर्न। आपको प्रेडिक्ट करना है 11th ईयर रिटर्न। आपको प्रेडिक्ट करना है 11th ईयर रिटर्न। लेकिन जब आप सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, हेन तेन जो भी लगा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप सोलली ये खाली 10 साल का रिटर्न को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, पैटर्न निकाल रहे थे। उसके बेसिस में 11th ईयर को आप अनुमान लगाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या जिंदगी में, मेरे को एक बात बताओ, क्या जिंदगी में कोई भी एक चीज खाली एक कारण के कारण होता है क्या? मेरे को एक बात बताओ, ये जो 11th ईयर का रिटर्न है, क्या ये मैं लास्ट 10 ईयर से सही से प्रेडिक्ट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मेरे को ये चीज समझना पड़ेगा कि एक स्टॉक मार्केट का रिटर्न या कोई भी एक सिक्योरिटी का रिटर्न खाली उसके पास्ट रिटर्न पे डिपेंडेंट नहीं होता। अपने को समझना पड़ेगा कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी कैसा कर रहा है। मतलब देयर आर बथेरो रीजन जिससे आपका एक स्टॉक मार्केट का रिटर्न निकल के आता है। तो खाली पास्ट रिटर्न एनालाइज करके फ्यूचर रिटर्न बताना इज लाइक आधा अधूरा काम करना, हाफ हार्टेड काम करना। इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन डेटा समझने का कोशिश करेंगे ताकि हम हमारा प्रेडिक्शन, हम हमारा अनुमान और इम्प्रूव करते जाए। तो अनुमान लगाने की तरफ एक कदम और आगे हम को रिलेशन के थ्रू समझेंगे। और जब आपका ये सब कहानी हो जाएगा, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं विच इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में हम हमारा जड़ को और सॉलिड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। तो पहले हम लोगों ने सीखा मीन, सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम सीख रहे हैं अपना अनुमान लगाने की तरफ एक कोरिलेशन, और आगे हम लोग सीखेंगे रिग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो अनुमान लगाने के लिए आप समझ लो 3 फेजेस है। एकदम प्रीलिमिनरी था मीन, उससे थोड़ा आगे अंडरस्टैंडिंग लेना हो गया कोरिलेशन, और थोड़ा एडवांस हो गया आपका रिग्रेशन। समझ में आ रहा है कि रिग्रेशन क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों आपका टाइम यूज किया जा रहा है ऑन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स ऑफ द कंपनी एंड रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी। अब ये कुछ भी हो सकता है। देखो मैं सेल्स और रिटर्न तो एग्जांपल लिया, हो सकता है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी एंड योर मार्क्स। हम लोग फाइनेंस में, इसीलिए मैं फाइनेंस का बात किया। लेकिन अगर मेरे को जनरलाइज लेना हो, अगर मेरे को जनरल स्टैटिस्टिक्स का बात करना हो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ जैसे इंडिया में बहुत बार, इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल पे होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द बर्थ रेट। क्या इसमें कोई रिलेशन है? लेवल ऑफ लिटरेसी एंड द बर्थ रेट, लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पर कैपिटा जीडीपी, लेवल ऑफ लिटरेसी एंड द सेक्स रेशियो ऑफ अ कंट्री। तो ये सब मैं समझ सकता हूं कि भाई एक फैक्टर के बेसिस में दूसरा फैक्टर कैसे डिटरमाइन होता है, या दो डेटा सेट किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा सारा एक डेटा सेट पे था। को रिलेशन में पहली बार हम दो डेटा सेट इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। को रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए पहला कदम होता है कोवैरियंस। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए पहला कदम होता है कोवैरियंस। ठीक है? कोवैरियंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर। मतलब दो वेरिएबल कैसे साथ में चलते हैं वो बताता है कोवैरियंस। मतलब अगर मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूं, अगर मैं आपको एकदम लॉजिकली आपको बता दूं, सिंपल है। कोवैरियंस आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेट करेगा। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेट करेगा बस। इसको छोड़ के इसका जो न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल वैल्यू है उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ट्रिकी है। उसका इंटरप्रिटेशन
को ठीक से करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये खाली डायरेक्शन बताएगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव निकल के आया, अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव निकल के आया, अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव निकल के आए तो हम बोल सकते हैं द वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मेरा x बढ़ता है देन y भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, लेकिन खाली इतना एस्टैब्लिश हो गया अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। और अगर ये नेगेटिव है दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर x बढ़ा देन y विल फॉल। कितना गिरेगा ये नहीं पता, लेकिन गिरेगा बस ये पता है। ठीक है, बाकी इसका जो नंबर कैलकुलेट हुआ उसका कुछ खासा इंटरप्रिटेशन है नहीं। सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट माइनस एक्स बार मीन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट, क्या हो गया ये डिविएशन हो गया, इनटू वाई आई ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेकंड डेटा सेट माइनस वाई बार मीन ऑफ द सेकंड डेटा सेट। मतलब डिविएशन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट इंटू डिविएशन ऑफ द सेकंड डेटा सेट, सारे डिविएशन का मल्टीप्लीकेशन निकाल के ऐड करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, अगर आप पॉपुलेशन का कोवेरिएंस निकाल रहे हो, और डिवाइडेड बाई स्मॉल एन माइनस वन अगर आप सैंपल का कोवेरिएंस निकाल रहे हो। अगेन ना आपके श्वाइजर में, ना आपके कोर में, ना आपके श्वाइजर में, ना आपके कोर में इसका कोई जिक्र है, पूरा जिक्र इसी का है। सर क्यों इसका जिक्र है? अब याद करो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई जब अपन रिटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमम आपका सैंपल ही लेते हैं, क्योंकि एक कंपनी शायद 50 60 100 साल से एग्जिस्ट कर सकती है। हम लोग रिटर्न कितना का लेते हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो क्या हुआ? इट इज अ स्मॉलर डेटा सेट ऑफ अ लार्जर डेटा सेट, इट इज अ स्मॉलर डेटा सेट ऑफ अ लार्जर डेटा सेट। हम क्या कर रहे हैं? सैंपल ही तो निकाल रहे हैं। इसीलिए हमारा पूरा डिस्कशन सैंपल के अराउंड ही होता है। आपको ये कैपिटल एन वाला कंसेप्ट ना श्वाइजर में दिखेगा ना कोर में दिखेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो दो डेटा सेट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन अपने को समझ में आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, वो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ कितना है, मजबूत। क्या वो लोग खाली कॉलीग्स है? क्या वो लोग खाली हाई वाई वाला फ्रेंड है? क्या वो लोग फेसबुक फ्रेंड्स है कि वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स है? वो हम लोग समझते हैं थ्रू कोरिलेशन, या इसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। मतलब नाम वही है, कोरिलेशन बोलो या कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलो, या बहुत जगह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, ये क्या है ना, ये आप बहुत जगह देखोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ कोवेरिएंस। स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ कोवेरिएंस, देखो, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोवेरिएंस ने आपको डायरेक्शन दे दिया, कोरिलेशन आपको स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा। ठीक है, कोरिलेशन आपको मजबूती देगा, लेकिन किस चीज का? बात समझो, लीनियर रिलेशनशिप। सर ये लीनियर रिलेशनशिप क्या? आप तो सर गूगली पे गूगली फेंक रहे हो। गूगली पे गूगली का बात नहीं है, यहां पे लिखेंगे लीनियर रिलेशनशिप का मतलब लिखो, टू वेरिएबल्स आर said to have linear relationship when their relationship can be expressed as a straight line on a graph। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या है, ये मेरा 2x2 वेरिएबल दिखाता है, मतलब ये मेरे को एक y वेरिएबल दिखा देगा, ये मेरे को एक x वेरिएबल दिखा देगा।
अगर मैं इनका रिलेशनशिप को ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे कैसे भी दिखा पाऊं लेकिन स्ट्रेट लाइन से दिखा पाऊं तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन क्या सर लीनियर को भी छोड़ के कोई रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल होता है। लीनियर को भी छोड़ के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सर कैसे बताइए थोड़ा। ऐसे, ये भी तो एक रिलेशनशिप है। या ऐसे, नहीं तो गलत ड्रॉ हो गया। ऐसे या ऐसे, तो ये सब को बोलते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप। रिश्ता ये भी है लेकिन थोड़ा टॉक्सिक रिश्ता है। ये थोड़ा रेड फ्लैग्स वाला रिश्ता है। रिश्ता ये भी है लेकिन को रिलेशन के पास इतना औकात नहीं है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ को बता पाए। तो अगर दो वेरिएबल के बीच टॉक्सिक रिश्ता है मतलब नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो को रिलेशन वर्क करेगा ही नहीं, को रिलेशन जीरो आ जाएगा। को रिलेशन वर्क करेगा ही नहीं, को रिलेशन जीरो आ जाएगा। ये होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। टॉक्सिक वॉक्सिक मत लिखना, नॉर्मल लिखना, मतलब मैं तो खाली समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, ये है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड वेरिएबल। कोवेरिएंस इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड वेरिएबल। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। आप क्या कर रहे हो? कोवेरिएंस जो एकदम चौड़ा फैला हुआ था आप उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। तो यहां पे लिखेंगे स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। कुछ कोरिलेशन के प्रॉपर्टीज है जिससे एमसीक्यू आने का चांसेस हाईएस्ट रहता है। पहले अपने को समझना है कोरिलेशन का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिट एग्नोस्टिक। परसेंटेज भी हो कोरिलेशन वैसे ही आएगा, डेसिमल भी हो कोरिलेशन वैसे ही आएगा, सेंटीमीटर भी हो कोरिलेशन वैसे ही आएगा, मार्क्स भी हो कोरिलेशन वैसे ही आएगा, रुपीज डॉलर्स कुछ भी हो कोरिलेशन वैसे ही आएगा। ठीक है। दूसरा, कोरिलेशन विल ऑलवेज लाई बिटवीन वन एंड -1। बिटवीन मतलब वन एंड -1 इंक्लूडेड। मतलब को रिलेशन आपको 1.5 नहीं मिल सकता, को रिलेशन आपको 2 नहीं मिल सकता, को रिलेशन आपको 1.2 नहीं मिल सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम को रिलेशन आपको ऊपर में 1 मिलेगा, नीचे 1 पॉइंट सॉरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊपर में 1 मिलेगा, नीचे -1 मिलेगा। क्लियर है? अगर आपको को रिलेशन 1 मिलता है इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? जो स्ट्रेंथ है परफेक्ट पॉजिटिव मतलब, पहले देख लो इसका परफेक्ट पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है वो हमने कोवेरिएंस में देख लिया था, और इसका स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, एकदम जोरदार रिलेशन है। ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव में स्ट्रेंथ तो अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है लेकिन डायरेक्शन यहां पे नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है। और अगर आपका आर, ये आर नहीं एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो उसको ध्यान से, मतलब मैंने गलती से आर को ऐसा पेट मोटा नहीं किया, इसका पेट मोटा लिखते हैं। ठीक है। अगर जीरो है इट इंडिकेट्स देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। इसके ऊपर बहुत जोरदार एमसीक्यू आ सकता है। क्यों? आपको दे देगा आर जीरो है, ठीक है, अब पूछेगा एक्स और वाई के बीच रिलेशन नहीं है, लीनियर रिलेशन नहीं है, कि फॉर एग्जांपल क्यूबिक रिलेशन नहीं है, आपको क्या आंसर करना है? मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें आर जीरो देखते ही बोलता है रिलेशन नहीं है। रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो को रिलेशन के औकात के बाहर हो, मतलब नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है जो को रिलेशन के औकात के बाहर चला गया। तो को रिलेशन अब मेजर ही नहीं कर पा रहा है कि भाई अब मेरे औकात में तो नहीं है। समझे? तो ये चीज हमेशा याद रखना, नो लीनियर रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। समझ में आ रहा है? चलो
नेक्स्ट अपना डिस्कशन है एक स्पूरियस कोरिलेशन पे। ये मजेदार है। इसका मतलब क्या है पता है? दो वेरिएबल है एक्स और वाई, जिनके बीच अगर हम लोग अपना खाली दिमाग लगाए, हम लोग ना कोई मैथ्स लगाए, ना कोई स्टैटिस्टिक्स लगाए, ना कोई कैलकुलेशन लगाए, अगर हम लोग खाली अपना लॉजिकल दिमाग लगाए, तो हम लोग को लगेगा भाई ये दोनों का तो कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। ये दोनों का ये दोनों का कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। लेकिन बाई चांस वो लोग के बीच रिलेशन निकल के आ जाएगा। मतलब आपका दिमाग मना कर रहा है कि यार कैसे निकल रहा है रिलेशनशिप, लेकिन मैथ्स बोल रहे नहीं भैया रिलेशनशिप है। ठीक है। अब वो दो रीजन के कारण से होता है, या तो फिर तुक्का से निकल गया बाई चांस, या तो फिर ये दोनों वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड है, जिसके कारण इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। जैसे मैं एक्स वाई जेड का दोस्त हूं, आप एक्स वाई जेड के दोस्त है, हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मैं एक्स वाई जेड का दोस्त हूं, आप एक्स वाई जेड के दोस्त है, हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जस्ट बिकॉज वी बोथ, मैं और आप एक कॉमन बंदे को जानते हैं, हमारे बीच रिलेशन निकल के आ गया। इसको बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स which is often on account of either chances or present due to their association with another third variable, either chances or due to their association with a third variable। ठीक है। एग्जाम्पल दे दो सर, ऐसे समझ में नहीं आता। सिंपल है यार, आइसक्रीम सेल्स नियर बीच, बीच के पास जो आइसक्रीम बिक रहा है उसका सेल्स कोरिलेटेड विद रेवेन्यू ऑफ सर्फिंग बोर्ड। अब सर्फिंग बोर्ड क्या होता है? वो होता है ना, एक बोर्ड होता है जो पानी पे से, आप पानी पे खड़ा हो सकते हो बोर्ड पे, और वेव्स आएगा तो आप उससे तैर सकते हो। मतलब तैर सकते हो क्या, सर्फ कर सकते हो। इन दोनों के बीच अगर देखेंगे ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बात समझो, आइसक्रीम का सेल्स कब बढ़ता है? जब गर्मी आता है। करेक्ट। सर सर्फिंग बोर्ड बीच में जाने का डिमांड कब बढ़ता है? जब गर्मी आता है। ठंडा में तो कोई बीच में जाएगा नहीं, गर्मी में ही जाएगा। तो सिंस आइसक्रीम का सेल्स भी गर्मी से रिलेटेड है, सर्फिंग बोर्ड का रेवेन्यू भी गर्मी से रिलेटेड है, तो आप देखोगे जैसे ही गर्मी आया आइसक्रीम का भी सेल्स बढ़ने लग गया, सर्फिंग बोर्ड का भी रेवेन्यू बढ़ने लग गया। तो क्या वो एक दूसरे पे रिलेटेड है क्या? क्या सर्फिंग बोर्ड का रेवेन्यू इसीलिए बढ़ रहा है कि आइसक्रीम का रेवेन्यू बढ़ रहा है, या वाइस वर्सा? क्या आइसक्रीम का रेवेन्यू इसलिए बढ़ रहा है कि सर्फिंग बोर्ड का रेवेन्यू बढ़ रहा है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों का लॉजिकल कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये दोनों एक थर्ड कंडीशन से रिलेटेड है। ये दोनों एक थर्ड कंडीशन से रिलेटेड है, विच इज समर एंड पीपल गोइंग टू द बीच। और इसके कारण इन दोनों में एक रिलेशनशिप निकल के आया है। क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन। ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट डिस्कशन करना चाहेंगे। ये डिस्कशन का नाम लिखो स्कैटर प्लॉट। ये डिस्कशन का नाम लिखो स्कैटर प्लॉट। ठीक है। अब ये डिस्कशन का नाम लिखेंगे हम लोग स्कैटर प्लॉट। लिखो, इट इज यूज टू ग्राफिकली या पिक्टोरियली भी बोल सकते हैं, रिवील द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। It can sometimes prove to be effective than correlation since it can sometimes prove to be effective than correlation since it can also unearth non-linear relationships। क्या होता है मैं बताता हूं, डरो मत। देखो,
कोवेरिएंस में हमने क्या सीखा? कोवेरिएंस में हमने पहली बार देखा कि हमें दो डिफरेंट डेटा सेट का रिलेशनशिप समझना है, उसमें हमने कोवेरिएंस पढ़ लिया, उसमें हमने कोरिलेशन पढ़ लिया। अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट क्या? एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, जिसमें मैं दो वेरिएबल का रिश्तों को देखता हूं, समझता नहीं हूं, देखता हूं, और वो देखने से मेरे को बहुत ज्यादा डेटा मिलता है। ये तीन प्रकार के मेजरली हो सकते हैं। ये तीन प्रकार के मेजरली हो सकते हैं। पहला, नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप। दूसरा, लीनियर रिलेशनशिप। और तीसरा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। नो रिलेशनशिप में क्या बनेगा पता है? हाबी जाबी डायग्राम बनेगा। देखो कैसा डायग्राम बन रहा है। एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई। मैं साइड हो जाता हूँ, देख लो। ग्राफ बनाया मैंने, नॉर्मल एक्स वाई ग्राफ बनाया। अब इसमें क्या होगा? एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, एक नंबर इधर। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हाबी जाबी डायग्राम बना रहा हूँ। कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, एकदम रैंडम चल रहा है एक्स और वाई एक दूसरे से। ये स्कैटर प्लॉट है। ये क्या है? ये स्कैटर प्लॉट है। दिस इज नथिंग बट स्कैटर प्लॉट। ये जो डायग्राम बना है, दिस इज अ स्कैटर प्लॉट डायग्राम। ठीक है। एक लीनियर वाला कैसे दिखेगा देखते हैं। एक्स और वाई है, लीनियर वाला ऐसा दिखेगा। मतलब इसको आप देख के बता सकते हो, हाँ भाई थोड़ा स्ट्रेट लाइन में रिलेशनशिप चल रहा है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में रिलेशनशिप चल रहा है। और नॉन लीनियर, वो ऐसा चलेगा। नॉन लीनियर ऐसे चलेगा कि भाई कुछ तो रिलेशनशिप है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ तो रिलेशनशिप है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर हो रहा है गाइस? क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसके साथ ना हमारा डिस्कशन खत्म स्टैटिस्टिकल मेजर्स का। अब मैं आपके मन में कोई कसर रहने दूंगा नहीं। आई विल मेक यू सॉल्व सम क्वेश्चंस इन कोरिलेशन कोवेरियंस, ताकि आपका हाथ चले कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1। ठीक है। कैलकुलेट द कोवैरियंस एंड कोरिलेशन एंड प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन ऑन सेम। ठीक है। कैलकुलेट करो कोवेरिएंस, कोरिलेशन, और इंटरप्रिटेशन मतलब अपना ज्ञान दो। मंथ, स्टॉक ए, स्टॉक बी। ठीक है। मंथ 1, 2, 3, 4, स्टॉक 2%, 4%, 6%, 8%। ठीक है। 4%, 8%, 12%, 16%। अब इसमें पहले कोवेरिएंस निकालो, कोरिलेशन निकालो, फिर इंटरप्रिटेशन दो, अपना ज्ञान दो। क्लियर है? चलो करते हैं इसको। करते हैं इसको। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? चलो पहले इसको ना टेबल में बना लेते हैं।
month, return A, deviation for A, ठीक है, return B, deviation for return B, और प्रोडक्ट, ठीक है। मंथ 1, 2, 3, 4, रिटर्न है आपका 2%, 4%, 6%, 8%, ठीक है। यहाँ पे 4%, 8%, 12%, 16%, ठीक है। डिविएशन क्या था? ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होगा? 2 + 4 6, 12 और 20, 20/4 मतलब 5। समझ गया ना मैंने कैसे निकाला है? समझ गए ना? ठीक है। यहाँ पे 12, 24, 30, 40, 40/4 10%। क्लियर है? अभी तक हमने ऐसा कुछ भी किया जो आपके माथा से ऊपर गया नहीं। डिविएशन क्या था? एक्स आई माइनस एक्स बार। डिविएशन था एक्स आई माइनस एक्स बार, या यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार। मतलब एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब 2%, माइनस एक्स बार मतलब 5%। तो -3% आया, यहाँ पे -1%, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 3%। अब इसका ऐड करोगे आपको अंडा मिलेगा। याद करो, ये चीज हमने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था कि सम ऑफ डिविएशन इज 0। मैं खाली आपको रिवाइज करा रहा था। यहाँ पे -6, -2, 2% एंड 6%, अगेन अंडा। अब क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा? 18, 2, 2, 18, 18, 2 to 18 कितना आएगा? 36, 2 to 4, 40, ठीक है। अब अपने को ऐसा नहीं है कि काम खत्म हुआ है। याद करो, कोरिलेशन भी निकालना है। कोरिलेशन में अपने को क्या चाहिए? कोरिलेशन में अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एच डी, ये पेज खत्म हो गया, अगला पेज में चलते हैं। एच डी कैलकुलेशन। तो पहले रिटर्न ए का निकाल लेता हूं, स्टॉक ए का निकाल लेता हूं, यहीं से डेटा पुल कर लेता हूं ना। कॉपी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मेरे को डेविएशन स्क्वायर चाहिए। डेविएशन डेविएशन स्क्वायर्ड चाहिए मेरे को। तो दिस विल बी 9, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 9, ठीक है। कितना आया? 20। तो मेरा एस डी ऑफ रिटर्न ए कितना होगा? √, डेविएशन डिवाइडेड बाई n-1। n-1 क्या? 4 - 1 मतलब 3। क्लियर है? निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूं, 1 मिनट। √20/3 √।
कितना आ रहा है मेरा 1.491%। ठीक है, सेम चीज मैं स्टॉक बी के साथ कर लेता हूं। सेम चीज मैं स्टॉक बी के साथ कर लेता हूं, यहीं से डेटा उठाते लेता हूं। कॉपी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं डेविएशन स्क्वायर करूंगा जैसा मैंने पहले किया था। डेविएशन स्क्वायर्ड, तो ये होगा 36, 4, 4, 36, कितना है 72 और ये 80। ठीक है, तो कितना होगा मेरा एस डी निकलेगा √ओवर 80/4 - 1 विच इज 3। कितना निकलेगा 80/3 होता है 26.66, 26.67 को रूट करो 5.16। ठीक है, 5.16%, क्योंकि भैया स्टैंडर्ड डिविएशन का तो यूनिट ऑफ मेजर होता है। अगर ये 5.16 है तो शायद ये गलत है। हाँ, दिस इज रॉन्ग। 20/3 6.67, 6.67 का रूट, हाँ 2.58 है ये, 2.583%। ठीक है, अब अपने पास सारा इंग्रेडिएंट्स आ गया कैलकुलेशन के लिए। कर लेते कैलकुलेशन। पहले करते कोवेरिएंस का कैलकुलेशन, RA, RB। इसके लिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, पोजीशन ये कितना होगा, ये ऐसे ही था। सर n-1 क्यों ले रहे, n क्यों नहीं ले रहे? मैंने आपको क्या बोला, मैक्सिमम रिटर्न के केसेस में आप हमेशा n-1 ही लेके निकलोगे। क्यों n-1 लोगे? क्योंकि भैया इसमें तो खाली 4 महीने का रिटर्न दिया, 100% ये सैंपल है। ठीक है, कितना होगा 40/3 विच इज नथिंग बट 13.33। और आपका कोरिलेशन क्या होगा, कोवेरिएंस बाय SD of A, SD of B, which is 13.33 divided by 5.16 into 2.58, 5.16 into 2.58। क्लियर है? थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाई 5.16 डिवाइडेड 2.58, आपका ये आता है 1। समझ में आया? कोरिलेशन है 1 और आपका कोवेरिएंस है 13.33। अब 13.33 नंबर से आप कोई एनालिसिस कर सकते हो? नहीं, 13.33 से आप एज सच कोई एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो सर इंटरप्रिटेशन क्या होगा? देखो, जब इंटरप्रिटेशन में आओगे, सिंस आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है, इट इज अ परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। मतलब relationship is strong, relationship is strong, relationship is strong, and they move in same direction, they move in same direction। ये लोग सब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इंटरप्रिटेशन होता है कोरिलेशन का। और मेरे ख्याल से हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लिया, तो अब आपको दिमाग में होगा कि हाँ भैया ये नंबर को, ये टूल को चलाते कैसे हैं। ठीक है,
अब थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन पे चलते हैं, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है। सपोज कोवैरियंस बिटवीन x एंड y इज 25, ठीक है, एंड SD of x is 5 एंड SD of y is 10, ठीक है। फाइंड कोरिलेशन, फाइंड कोरिलेशन एंड डिस्कस अबाउट इट्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। इसका मजबूती और डायरेक्शन के बारे में बात करो। ज्यादा चांसेस आपको इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन दिखे। ये तो एमसीक्यू नहीं है, ये तो हम लोग का डिस्कशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा चांस अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा रादर देन हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया। क्लियर है? चलो करते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपका कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन, या मैं इसको ऐसे कर दूं, इज इक्वल्स टू कोवैरियंस बाई SDX SDY, कोवैरियंस ऑफ x, y, कोवैरियंस दिया 25, ये 5 इंटू 10, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। तो पहला इसका डायरेक्शन क्या है? देखो, क्या मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस है? नहीं, प्लस है ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन। मतलब they will move in the same direction, they will move in same direction, they will move in same direction, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। और स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 1 में, ठीक है। नो स्ट्रेंथ होता है 0 पे। ये कहां पे है? ये 0.5 पे है, मतलब मॉडरेट स्ट्रेंथ है, मॉडरेट स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप कोरिलेशन का टॉपिक को सोच सकते हो, नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करता हूं, अब मैं अपना प्रॉमिस निभाता हूं और मैं आपको कुछ स्क्यूनेस कर्टोसिस के क्वेश्चंस कराता हूं। 2 अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको अगेन कैलकुलेशन का अभ्यास हो जाए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, ठीक है। रिटर्न्स ऑन क्रिप्टो for last 5 years are, for last 5 years are 18%, 19%, 20%, 21% एंड 22%, ठीक है। आपको 5 साल का क्रिप्टो का इन्होंने रिटर्न दे दिया। डिटरमाइन कर्टोसिस पहला, दूसरा एक्सेस कर्टोसिस, कर्टोसिस निकालो, एक्सेस कर्टोसिस निकालो, तीसरा क्लासिफाई इट, और चौथा इंटरप्रेट इट। ये कर लिया, पूरा कर्टोसिस हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन कर लिया, मतलब जब आप एग्जाम में रिवाइज कर रहे हो, रादर देन सीइंग द थ्योरी ऑफ कर्टोसिस, ये क्वेश्चन भी देख लोगे, पूरा कर्टोसिस निकल जाएगा, ठीक है। क्या है रिलेशन, सॉरी सॉल्यूशन। अपने को क्या दिया? 5 साल का रिटर्न दिया ना, तो ईयर रिटर्न, ठीक है। और फिर डिविएशन, ये तो करना ही है,
तो ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। रिटर्न 18 19 20 21 22, ठीक है। एम रिटर्न क्या आएगा? एम रिटर्न बहुत लॉजिकली 20% निकल आएगा। हाँ सर। डिविएशन क्या है? डिविएशन होता है मेरा एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब 18 माइनस 20, 19 माइनस 20, 20 माइनस 20, 21 माइनस 20 और 22 माइनस 20। तो -2%, -1, 0, 1%, 1%, ठीक है। अब मेरे को दो चीज निकालना है, मेरे को एसडीपी निकालना पड़ेगा, मेरे को एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी क्यूब नहीं, टू द पावर 4 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कर्टोसिस है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं डिविएशन स्क्वायर्ड निकालूंगा, पहले मैं डिविएशन स्क्वायर्ड निकालूंगा। डिविएशन स्क्वायर्ड क्या होता है? 4 1 0 1 4, कितना आया डिविएशन स्क्वायर्ड का सम? 8 10, ठीक है। अब मेरे को ऑल्दो दरकार नहीं है, क्योंकि मेरे को डिविएशन टू द पावर 4 निकालना है, करेक्ट। तो मैं लॉजिकली डिविएशन स्क्वायर का स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, मेरा हो जाएगा, समझे। तो ये कितना होता है? 16 1 0 1 16। अब अगर आप इंटेलिजेंटली एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाओगे तो ये सब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर और रफ में भी कर सकते हो। मैंने जितना इज्जत से ड्रॉ किया उतना इज्जत से ड्रॉ करने का दरकार है नहीं, ठीक है। 32 33 34। क्या अब आपको जो मसाला इंग्रेडिएंट चाहिए था सब आपके पास है? हाँ सर। तो पहले निकाल लो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ओवर 10 बाई n माइनस 1, मतलब 4। रूट ओवर 10 बाई n माइनस 4। अभी मैं इसको स्क्वायर रूट नहीं करूंगा, एक रीजन है इसका स्क्वायर रूट नहीं करने का। इसको मैं 2.5 पे ऐसे छोड़ दूंगा अभी मैं, ठीक है। कर्टोसिस क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर 4 बाई n इंटू एस डी 4। क्या मेरे को इसका वैल्यू पता है? हाँ सर, 34 है। तो 34 डिवाइडेड बाई n कितना है? n कितना है? n 5 है। हाँ सर, इनटू एस डी टू द पावर 4 हुआ ना, मतलब 2.5 टू द पावर 4। मेरे को स्क्वायर रूट करने का झमेला ही नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट ये कर सकता ना, 2.5 टू द पावर 1/2 टू द पावर 4। मैं डायरेक्ट 2.5 का स्क्वायर निकाल लूंगा। तो क्या है वो जो अप्रोक्सीमेशन एरर रहता है वो भी गया। आपको भी एग्जाम में यही करना है, आपको भी एग्जाम में ये करना है। आपको पहले स्क्वायर रूट करके फिर टू दी पावर 4 नहीं करना, आप अप्रोक्सीमेशन एरर अननेसेसरली इनवाइट करोगे, ठीक है। कितना होता मैं भी निकाल लेता हूं। 2.5 टू दी पावर 2 इंटू 5, 31.25, ठीक है। 34 डिवाइडेड बाई 31.25, ये होता है 1.088। ये आपका क्या निकलेगा? 1.088, क्लियर है, ठीक है। कर्टोसिस आ गया अपना 1.88। याद करो, कर्टोसिस लेस देन 3 था तो क्या होता था? प्लेटिक आर्टिक। तो कर्टोसिस जब 1.88 है तो आपका एक्सेस कर्टोसिस क्या होगा? 1.088 माइनस 3 कितना आएगा? 1.912 माइनस। कर्टोसिस लेस देन 3 या नेगेटिव मतलब क्या होता है? डेटा आपका प्लेटिक आर्टिक है, डेटा आपका प्लेटिक आर्टिक है। क्लियर हो रहा है कि डेटा मेरा प्लेटिक आर्टिक है। अब इंटरप्रिटेशन पे आता है। Since the returns are platic-arctic, we will say there is stable return distribution and chances of fewer or lesser extreme values
आपका एक्सट्रीम वैल्यू का चांस ही कम है, फ्यूअर एक्सट्रीम वैल्यूज होगा, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इफ इट वाज अ लेप्टोकार्टिक, इफ इट वाज लेप्टोकार्टिक, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन को होलसम बनाना है, इफ इट वाज लेप्टोकार्टिक इसका मतलब पता है क्या होता, देयर वुड हैव बीन higher chances, there would have been higher chances of extreme outliers, extreme outliers, और जिसको हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स, और ब्लैक स्वान इवेंट्स, ठीक है, और ब्लैक स्वान इवेंट्स। समझ में आ रहा है? तो ये अपना इंटरप्रिटेशन है, इफ इट वाज। हाँ, कोई ये मत बोलना सर ये लेप्टोकार्टिक नहीं है, ये लेप्टोकार्टिक नहीं है, मुझे पता है। यहां तक क्वेश्चन खत्म, इसको मैं एक काम करता हूँ अलग रंग से ही कर देता हूँ। मैं आपको ये क्वेश्चन कम से होलिस्टिक बनाने का ट्राई कर रहा था, इसीलिए खाली यहाँ पे लिख दिया अगर लेप्टोकार्टिक होता तो क्या होता, अगर लेप्टोकार्टिक होता तो क्या होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्यूनेस के ऊपर करेंगे। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 4, रिटर्न्स ऑफ क्रिप्टो आर -10%, 2%, 3%, 4% एंड 5% एंड 6%, ठीक है। कैलकुलेट स्क्यूनेस एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स। स्क्यूनेस कैलकुलेट कर लिया और रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लीजिए, ठीक है। अब सेम है, अगर आपको एग्जाम के पहले फटाफट स्क्यूनेस समझना है, रिवाइज करना है, उसका सारा इंप्लीकेशन समझना है, ये क्वेश्चन देख लेना, काम हो जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वही अपने वही करेंगे, रिटर्न दिया हुआ है -10%, 2%, 3%, 4%, 6%, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को पहले सिंपल डेविएशन निकालना है। ये क्या हो रहा है ये, हाँ, अपने को क्या, अपने को पहले सिंपल डेविएशन निकालना है, ठीक है। फिर डेविएशन को स्क्वायर करेंगे, डेविएशन स्क्वायर्ड, फिर डेविएशन को क्यूब करेंगे, डेविएशन क्यूब, पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे, ठीक है। क्या होगा, (2+3+4+6 -10 डिवाइडेड बाई 5), एक, तो ये क्या होगा -11, 1%, 2%, 3% और 5%, ये 1% है AM, ठीक है। अब मेरे को डेविएशन स्क्वायर करना है, तो ये निकलेगा 121, ये होगा 1, ये होगा 4, ये होगा 9, ये होगा 25, ऐड कर दो 35, और ये 121 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 160, और क्यूब में हो जाएगा ये 1331, 1 8 27 125, ये माइनस रह जाएगा, हाँ। वन 1170, ठीक है, 1170। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर दिस डिवाइडेड बाई
तो 5 माइनस 1 तो रूट ओवर 160 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 विच इज 160/4 और 40। ठीक है, 160/4 40। ठीक है, अभी मैं इसको रूट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, स्क्यूनेस क्या होगा? वन 170 डिवाइडेड बाई n विच इज 5 इंटू रूट ओवर 40 टू द पावर 3, रूट ओवर 40 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा 1170/5 इंटू 40 रूट 40। अब निकाल लो क्या आ रहा है, ये माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, 1170 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 40, ये क्या हो गया -0.926। ये हो गया स्क्यूनेस, ये हो गया स्क्यूनेस -0.926। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्क्यूनेस तो निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, अब इंटरप्रेट करेंगे। इसका मतलब क्या पता है? इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है? द क्रिप्टो looks good most of the time with small gains, with small gains, but it has a left tail risk. It has a left tail risk. मतलब मैक्सिमम टाइम ये अच्छा है, छोटा 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 रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन इसके पास एक लेफ्ट टेल रिस्क है। सर लेफ्ट टेल रिस्क है, याद करो हमने बोला था टेल रिस्क मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स, जहां पे लेफ्ट साइड में आप खींचते हो। जब आप नेगेटिव स्क्यूनेस करते हो तो आप क्या करते हो? एक्सट्रीम इवेंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टाइप, नेगेटिव साइड मतलब खराब साइड में एक्सट्रीम इवेंट्स आप बोलते हो। हाँ, हो सकता है। अगर इसको एकदम देसी कड़क भाषा में समझना है, इसका मैं सिंपल बता दे रहा हूं आपको क्या होगा। maximum times returns are positive but small। ठीक है, अब आ जाएगा बट अगर फटेगा तो लंबा जाओगे। सिंपल। एंड सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा इसको स्क्यूनेस को इंटरनलाइज करने में, कि मैक्सिमम टाइम आपका नॉर्मल एकदम प्यारा एकदम ठा 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 चलेगा। जिस दिन फटा, जिस दिन अपने हिसाब का चीज नहीं हुआ, उस दिन लंबा घुसोगे अंदर। ठीक है, तो ये है स्क्यूनेस का इंटरप्रिटेशन। क्लियर हो रहा है? चलो, इसके साथ अपना स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ एसेट रिटर्न्स खत्म। अपने अब इसका सारा क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारा पैटर्न रहा है, और फिर इसको निपटाते हैं। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ एसेट रिटर्न्स। कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सैंपल 100 फर्म्स। देखो यहाँ पे तो क्लियरली बोल दिया सैंपल 100 फर्म्स मतलब 100 फर्म है, उनका मार्केट कैप है। पहले ये आपको समझना जरूरी है कि ये डेटा किस तरह बनाया गया है। मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं, यही नहीं समझ पाते कि भैया डेटा कैसा है। देखो क्या है, आपके जो 100 फर्म्स है ना, उसको इन्होंने बकेट्स में डाला है, जिसको इन्होंने बोला है बिन। आपके जो 100 फर्म्स है उनको, इसको इन्होंने बकेट्स में डाला है, और हर बकेट में 5 कंपनियां। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हर बकेट में 5 कंपनी है, तो टोटल कितने कंपनी का डेटा है? टोटल 100 कंपनी का डेटा है। सर डेटा को बनाया कैसे है? डेटा को बनाया है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जिसका मार्केट कैप 0.28 से 15.45 बिलियन यूरोस के बीच है, उसको फर्स्ट बिन में डाला है।
जिसका मार्केट कैप 15.45 से बड़ा है, अप टू 21.22 में है, उसको बिन 2 में रखा है। सिमिलरली जिसका मार्केट कैप 81.62 से बड़ा है बट अप टू 96.85 तक है, उसको बिन 20 में रखा है। मतलब कंपनीज हैव बीन अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप। 100 कंपनी थी, हम लोगों ने 5-5 करके उसको बकेट्स कर दिया, तो कितने बकेट हुए? 20, और अपने को उसका रेंज मिल गया कि यहां से यहां तक का मार्केट कैप इस कंपनी में है। ठीक है, अब परसेंटेज सैंपल देखो, पहला 5 था तो 5 आउट ऑफ 100, 5%। फिर क्या हुआ, इसको ऐड कर दिया, कितना होता है? 10, तो 10 आउट ऑफ 100 10%। 15 कैसे हुआ? ये तीनों को फिर से ऐड कर दिया। फिर ये तीनों को क्या बेसिकली दिखा रहे कि अगर बकेट 4 तक पहुंचते हो, अगर बकेट 4 तक पहुंच पाते हो तो कितना परसेंट ऑब्जर्वेशन उसके पीछे रख दोगे। तो सर मैं 5 5 5 5 20% ऑब्जर्वेशन उसके पीछे रख दूंगा, ये आया 20। अब इसमें हमको अपना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर। चलो, what is the 10th percentile corresponds to the observation in bin? सर 10th percentile क्या है? याद करो, हमने परसेंटाइल में क्या डिस्कस किया था? परसेंटाइल मतलब क्या होता है? जो डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में काटता है, जो डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में काटता है। 10 परसेंटाइल क्या हुआ? जो डेटा को पीछे 10 और आगे 90 में काटता है। मतलब अगर ये 100 है तो 10 परसेंटाइल इसके पीछे होगा, मतलब 10% इसके पीछे होगा, 90% लोग इसके आगे होंगे। ठीक है, मतलब लोएस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन, लोएस्ट 10% ऑफ द सैंपल। पूछ रहा कौन सा बिन आपका 10 परसेंटाइल दिखा रहा है। अगर मैं ये पूरा बिन को एज अ सेट पकड़ लू तो कौन सा बिन 10 परसेंटाइल में आएगा? जो पॉपुलेशन को 10:90 में काटेगा। 10:90 क्या होता है? 1/10 इंटू 20 कितना होता है? 2। तो कितना है यहाँ? अगर यहां से मैं पॉपुलेशन को काटता हूं, दिस विल बी 90% एंड दिस विल बी 10%। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? 1 and 2। 10th परसेंटाइल में 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्विंटाइल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्वेशन। क्विंटाइल क्या होता है? क्विंटाइल हमने पढ़ा था, जो एक डेटा सेट को 5 इक्वल हाफ्स में काटता है। 5 इक्वल हाफ्स मतलब हर हाफ 20-20% का। और सर सेकेंड क्विंटाइल क्या हो गया? सेकेंड क्विंटाइल क्या हो गया? अगर आप 5 इक्वल हाफ्स में तोड़ने का बात कर रहे हैं तो पहला 20, दूसरा 20, सेकेंड क्विंटाइल कितना हो गया? 40। मतलब आप 40% डेटा को पीछे छोड़ रहे हो। सर 20 बिन्स है, 20% कितना होता है? 4 बिन। 20 बिन्स है, ठीक है, 20% कितना होता है? 4 बिन। तो पहला क्विंटाइल क्या हो, सॉरी पहला क्विंटाइल क्या होगा? 1 2 3 4। दूसरा क्विंटाइल क्या होगा? 2 सॉरी 4 5 6 7 8। देखो, द सेकेंड क्विंटाइल कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑब्जर्वेशन? 5 6 7 8। क्यों? पहला क्विंटाइल 1 2 3 4, दूसरा 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? चलो, द फोर्थ क्वार्टाइल कॉरेस्पॉन्ड्स टू, क्वार्टाइल क्या होता है? जो एक डेटा सेट को 4 इक्वल भाग्स में काटता है, 25-25%। तो कितना होगा? 5 बिन एक क्वार्टाइल में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फोर्थ क्वार्टाइल मतलब 16 17 18 19 20। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, द मीडियन। अब यहाँ पे मीडियन वैल्यू बोला है, अब बिन का काम नहीं, अब मीडियन वैल्यू बोल रहा है। मीडियन क्या होता है? ऐसा वैल्यू जो मेरा पूरा डेटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में काटता हूं। करेक्ट। अगर मैं बिन से आगे बढ़ के मार्केट कैप बेसिस में देखूं तो मेरा लोएस्ट मार्केट कैप क्या निकलेगा? 0.28। और हाईएस्ट मार्केट कैप निकलेगा क्या? 96.85। करेक्ट। और इसी के बीच मेरा 100 फॉर्म्स है, इसी के बीच मेरा 100 फॉर्म्स है। तो आइडियली मेरे को ऐसे डेटा को काटना पड़ेगा, मेरे को डेटा को ऐसे काटना पड़ेगा कि यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 50 आ जाए। क्वेश्चन है ये वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन है ये वैल्यू क्या होगा? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये 100 फर्म्स आर आल्सो इन 20 बिन्स?
तो यहाँ पे मेरे को 10 बिन चाहिए और यहाँ पे भी मेरे को 10 बिन चाहिए, यहाँ पे भी 10 बिन चाहिए, यहाँ पे भी 10 बिन चाहिए। मतलब ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर जाने से सारा वैल्यूज, जिसके ऊपर जाने से आपका जो फॉर्म है वो 11 12 13 14 बिन में चला जाए, मतलब 11 से 20 में चला जाए, और ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके नीचे जाते ही वो 10th बिन तक आ जाए। वो क्या होगा? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जब तक आपको मीडियन का रियल कंसेप्ट नहीं पता होगा आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में घुस घुस के समझा रहा हूं। पहले आप मार्केट कैप देखोगे, ठीक है, आप फिर उसको बिन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। आपको क्या बोलना है, मेरे को ऐसा मार्केट कैप का वैल्यू चाहिए जिससे हल्का सा नीचे होते ही वो 1 से 10 में बिन में चला जाए और हल्का सा ऊपर होते ही 11 से 20 में। ये कहाँ का वैल्यू मिलेगा? यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। अगर मेरा लाइन सही ड्रॉ हो रहा है, यही है ना? अगर मेरा लाइन सही ड्रॉ हो रहा है, हाँ सही ड्रॉ हो रहा है, ये देखो 46.88, 46.89 होते ही यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, और 46.87 होते ही आपका वैल्यू यहाँ पे गिर जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 46.88 एक ऐसा वैल्यू है जो मेरा पूरा डेटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में काटता है? हाँ सर। तो यही हो जाएगा मेरा मीडियन। ये बहुत जरूरी है, जिसको ना खाली ऊपर ऊपर से समझा दिया ना, ऐसे हवा में उड़ा दिया ना, वो लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज? याद करो हमने डिस्कस किया था इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या डिस्कस किया था? Q3 का वैल्यू माइनस Q1 का वैल्यू। मतलब ऐसा डेटा पॉइंट जो डेटा को 75:25 में काट रहा है, माइनस ऐसा डेटा पॉइंट जो डेटा को 25:75 पे काट रहा है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया तो मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा डेटा पॉइंट मेरा डेटा को 25:75 पे काट रहा है? मैं ये बोल सकता हूं? सॉरी, माय बैड। यहां से मेरा डेटा 25:75 में कट रहा है, और यहां से 1 2 3 4 नहीं, हाँ, यहां से मेरा डेटा 75:25 पे कट रहा है। ये 75:25, ये 25:75। मेरे को बस इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखना है। समझ में आ रहा है? मेरे को क्या चाहिए, बात समझो। मेरे को चाहिए जो 5 से सारे पीछे हो, 5 से सारे पीछे हो, मतलब मेरे को एक्चुअली ऐसा वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं 34.72 ले लूंगा, मैं यहाँ पे 34.72 ले लूंगा, और मेरे को यहाँ पे ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर जाते ही, जिससे ऊपर जाते ही सब 16 के अंदर आ जाए, तो मैं ये ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 58.34 माइनस 34.72, 58.34 माइनस 34.72 निकाल लो। मैं भी निकाल लेता हूं। 58.34 माइनस 34.72 कितना आ रहा है? 23.62। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिबिट 12 नहीं है, ये एग्जिबिट 1 है, ठीक है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया। shows the annual MSCI वर्ल्ड इंडेक्स टोटल रिटर्न फॉर 10 ईयर पीरियड। 10 साल का है, मेरे को निकालना है फोर्थ क्विंटाइल। मेरे को फोर्थ क्विंटाइल, क्विंटाइल क्या होता है? 5 इक्वल पार्ट्स। अब हमने क्या पढ़ा था, मीडियन को छोड़ के अगर आपको परसेंटाइल डेसाइल क्विंटाइल जो भी निकालना है, डेटा को मैंडेटरीली असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ पहले डेटा को।
क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, ये होगा सेकंड, फिर थर्ड 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 ये होगा, फिर फोर्थ ये होगा, फिफ्थ अपना ये होगा, सिक्स्थ अपना ये होगा, सेवेंथ अपना ये होगा, एट्थ अपना ये होगा, नाइन्थ अपना ये होगा, टेंथ अपना ये होगा। ठीक है, अब मेरे को फोर्थ क्वांटाइल, अब मेरे को फोर्थ क्विंटाइल निकालना है, मतलब मेरे को डेटा को 80-20 में तोड़ना है। करेक्ट, मेरे को डेटा को 80-20 में तोड़ना है कि ऐसा वैल्यू हो जिससे 80% लोग पीछे आ जाए। कितना ऑब्जर्वेशन है, 10 है, तो मेरे को 80% मतलब यहाँ वाले हमको पीछे चाहिए, ये वाले हमको आगे चाहिए। करेक्ट, तो मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ पे बीच में, मेरे को वैल्यू चाहिए बीच में, मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए। सर ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, याद करो हमने एक फॉर्मूला सीखा था परसेंटाइल के लिए, वो परसेंटाइल का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है। क्या है वो फॉर्मूला, n+1 इंटू वाई बाई 100। n कितना है, 10 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 10+1 11, 11 y क्या है, y इज द परसेंटाइल, क्योंकि मैं फोर्थ क्विंटाइल को मैं 80 परसेंटाइल भी बोल सकता हूँ ना, बात समझो, फोर्थ क्विंटाइल को मैं 80 परसेंटाइल भी बोल सकता हूँ। तो सर इधर मैं 80 कर दूंगा, तो 11 इंटू 80/100, इट इज 8.8, इट इज 8.8। ठीक है, मतलब 8th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस 0.8 इंटू 9th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू माइनस 8th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। 8 ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ा, 9th ऑब्जर्वेशन के पहले रुक गया, 8 ऑब्जर्वेशन के आगे बढ़ा, 9th ऑब्जर्वेशन के पहले रुक गया। कितना होगा, 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 20.65 प्लस 0.8 इंटू 27.37 माइनस 20.65, निकाल लो कितना होगा, 27.37 माइनस 20.65 इंटू 0.8 प्लस 20.65, 26.03, ये रहा 26.03। मेरा एक्चुअली 26.026% आया था, मैंने राउंड ऑफ मार दिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फंड हैज द फॉलोइंग एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर में ये रिटर्न दिया है, बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, टारगेट सेमी डेविएशन निकालो, अगर टारगेट 2% पे है, ठीक है, तो निकाल लो, इजी कैलकुलेशन है। हमने ऑलरेडी ऐसा एक सम अपने डिस्कशन के समय किया था, अभी वापस करेंगे। ठीक है, 4.5 6 1.5, तो पहले लिख लेते हैं रिटर्न्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे डेविएशन विच इज x माइनस एक्स बार, यहाँ पे लिख लेंगे डेविएशन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे टारगेट डेविएशन, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स आई माइनस 2%, और यहाँ पे लिख लेंगे टारगेट डेविएशन स्क्वायर। यस और नो, यहाँ पे लिख लेंगे टारगेट डेविएशन स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। रिटर्न्स क्या है, 4.5% है, 6% है, 1.5% है, -2% है, 0 है, 4.5 है, 3.5 है, 2.5 है, 5.5 है और 4 है। ठीक है, पहले अपने को एम निकालना है, पहला काम है अपना एम निकालना, तो सबको ऐड करके एम निकाल लो। कितना आ रहा है, 4.5 प्लस 6 प्लस 1.5 माइनस 2 प्लस 0,
4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 5.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 3। चलो एम बहुत शांति वाला है, ठीक है। तो पहले डेविएशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1.5। मैं यहाँ पे कोई भी परसेंटेज परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, ये अपने को पता है परसेंटेज है, अपने को अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हमें याद है टारगेट सेमी डेविएशन का मतलब क्या होता है? कि भाई जो जो वैल्यू इससे ऊपर है उसको लेना ही नहीं है, मतलब ये एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड, फिर ये एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड। याद करो हमने क्या बोला था, एक्स आई शुड बी लेस देन द टारगेट। तो जो 2% के ऊपर है सब खत्म। क्या बचा यहाँ पे? -0.5, -4 एंड -2। क्लियर है? अब सबको स्क्वायर कर दो। 1.5 का होता है 2.25, 3 का होता है 9, 2.25 25, 9, 2.25, 0.25, 0.25, 6.25 और 1। ऐड कर लो, ऐड कर लो। 2.25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 6.25 प्लस 1, 57.5। यहाँ पे खाली यहीं पर रहेगा 0.25, ये रहेगा 16, ये रहेगा 4, तो 20.25। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ये जो निकाले हैं 57.5 डिवाइडेड बाई 10-1, डिवाइडेड बाई 10-1, ठीक है। और सेमी डेविएशन में है 20.25 डिवाइडेड बाई 10-1, ठीक है। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेंगे सारा टर्म ही, वी विल टेक ऑल द टर्म्स, लेकिन अपने डेविएशन खाली उसका लेंगे जिसका वैल्यू 2 से कम है, ठीक है। निकाल लो कितना आ रहा है, 57.5 डिवाइडेड बाई 9, 6.389, 6.389, कितना रहे 2.527, 2.527%। और सेमी डेविएशन आ रहा है 20.25 डिवाइडेड बाई 9, 2.25 रूट ओवर 2.25, 1.5। क्या हम लोग को बड़ा क्वेश्चन में नंबर चलाना आ गया? मैं आपको क्या बोला था, मेरे पे भरोसा करो, लास्ट क्लास में सारा का क्वेश्चन करवा दूंगा। अब बताओ चैप्टर में एक भी फॉर्मूला ऐसा बचा है जिसका क्वेश्चन नहीं कराया है? हाँ सर, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका भी एक क्वेश्चन करा दिया था आपको, अभी एक और कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसका आंसर है 2.527 और इसका आंसर है 1.5, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मीन मंथली रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विच वन इज रिस्की? रिस्की क्या होता है? जिसका रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न इज हाईएस्ट। और रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न किससे मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मिलेगा। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? एस डी बाई मीन। निकाल लो, इसके लिए तो सेपरेट पेज भी नहीं खोलेंगे, यहीं पे कर देंगे। ये क्या होगा 1.23 बाई 2.1, कितना होता है 1.23 डिवाइडेड बाई 2.1, 0.59। ये होता है 1.35 बाई 1.25, 1.35 बाई 1.25, 1.08। और ये होता है 1.52 बाई 3.01, 1.52 डिवाइडेड बाई 3.01, 0.51।
क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच वन इज द रिस्कीएस्ट, जिसका रिस्क पर रिटर्न इज हायर, क्या है, मटेरियल्स, तो मटेरियल्स। अगर पूछता विच वन इज द लीस्ट रिस्कीएस्ट, तो जिसका ये लोएस्ट होता, तो हम लोग इंडस्ट्री मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अपना पूरा नुक टू नुक डिस्कशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ एसेट रिटर्न्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी वाला डिस्कशन, ठीक है गाइस, बाय।